बाहरी दुनिया को ऐसा लगता है कि पुतिन यूक्रेन में पूरी तरह व्यस्त है, लेकिन क्रेमलिन के गहरे तहखानों में योजनाएं बनाई जा रही है। पुतिन को मौके की भनक लगती है। वह खुद को बेबस भी महसूस करते हैं, और जब ये दोनों भावनाएं एक साथ होती हैं तो पुतिन का जवाब हमेशा वही होता है जो कोई नहीं चाहता, स्थिति को और बढ़ा देना। तनाव में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी आने वाली है। ये अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के अनुसार है, जो कहती हैं कि नाटो के खिलाफ रूसी हमला जल्द ही हो सकता है। हम इस वीडियो में बताएंगे कि ऐसा क्यों हो सकता है और ये हमला कैसा दिख सकता है। लेकिन सबसे पहले हम आपको वो जानकारी देंगे जो हमें खुफिया एजेंसियों से मिली है। 8 अगस्त को यह खबर सामने आई कि नई अमेरिकी खुफिया जानकारी के अनुसार रूस नाटो की सामूहिक प्रतिबद्धता की परीक्षा लेने के लिए नाटो के एक सहयोगी देश पर, जिसे वह सीमित हमला कहता है, ऐसा हमला करने की योजना बना रहा है। उस हमले की प्रकृति पर बहस होना स्वाभाविक है। अनुमान साइबर हमले से लेकर छोटे पैमाने की घुसपैठ तक है, जो उस देश के खिलाफ हो सकती है जिसे पुतिन नाटो गठबंधन में कमजोर देशों में से एक मानते हैं। हालांकि हमला चाहे जिस भी रूप में हो, पुतिन जो करना चाहते हैं वह यह है कि वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य में नाटो की प्रतिबद्धता कितनी मजबूत है, इसकी परीक्षा लेना। खासकर ऐसे हमले के जवाब में नाटो चार्टर के अनुच्छेद 5 को लागू करने के संदर्भ में। उस अनुच्छेद के तहत सभी नाटो सदस्य किसी भी साथी सदस्य पर उसके अपने क्षेत्र में हुए हमले की स्थिति में उसकी मदद करने के लिए बाध्य है। पुतिन उस अनुच्छेद पर नजर गड़ाए हुए हैं और खुद से पूछ रहे हैं कि क्या यह उतना ही मजबूत है जितना नाटो दावा करता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि रूस के नेता को लगने लगा है कि एक परीक्षा की जरूरत है, और वो परीक्षा शायद किसी के सोचने से भी जल्दी आ सकती है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार खुफिया ब्रीफिंग से परिचित 3 सूत्रों का कहना है कि यह आगामी रूसी हमला अगले कुछ वर्षों के भीतर शुरू हो सकता है। टेलीग्राफ अपनी रिपोर्ट में काफी कम समय सीमा बताता है। इस आउटलेट का दावा है कि हमला कुछ वर्षों में नहीं बल्कि कुछ ही हफ्तों में हो सकता है। ये सिर्फ कुछ हफ्तों की बात हो सकती है, जब पुतिन वह सब कुछ शुरू कर दे जिसकी योजना वह और उनके साथी क्रेमलिन में या संभवतः अपने नेता के कई बंकरों में से किसी एक में छुपकर बना रहे हैं। टेलीग्राफ का कहना है कि रूस ने जो भी योजना बनाई है वो इस साल की पतझड़ में ही शुरू हो सकती है, ऐसे समय में जब क्रेमलिन यूक्रेन और उससे आगे के अगले कदमों पर अपने विकल्पों पर विचार कर रहा है। जुलाई में अमेरिकी और यूरोपीय खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के अनुसार ऐसे विकल्पों में पोलैंड की जमीन पर एक सशस्त्र उकसावे की कार्रवाई शामिल थी, महत्वपूर्ण नाटो बुनियादी ढांचे पर हमले और यहाँ तक कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी, जिनका उद्देश्य यूक्रेन पर दोष मढ़ना और नाटो के भीतर विभाजन पैदा करना था। इनमें से एक घटना घट चुकी है जिसके बारे में हम जल्द ही विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन जब बात इस ताजा खुफिया जानकारी की आती है तो एक स्पष्ट सवाल उठता है, रूस की नाटो की परीक्षा लेने वाली बड़ी चाल असल में कैसी दिखेगी। यहीं पर चीजें धुंधली हो जाती हैं, जैसा कि अक्सर रूसी योजनाओं के साथ होता है। अभी जो बात हमें निश्चित रूप से पता है वो ये है कि खुफिया रिपोर्ट के अनुसार पुतिन नाटो क्षेत्र में उकसावे वाली कार्रवाइयों को मंजूरी देने के लिए पहले से ज्यादा तैयार है। CBS न्यूज के मुताबिक हाइब्रिड रणनीतियां सबसे स्पष्ट विकल्प लगती है। ऐसे हमले नाटो पर दबाव डालते हैं जबकि रूसी पक्ष इनकार कर सकता है। हमने अगस्त की शुरुआत में जर्मनी में इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखा। वहां लाइप्जिग के एक हवाई अड्डे पर विस्फोटकों से भरा एक ड्रोन मिला था। उस ड्रोन का बाद में अमेरिका द्वारा मूल्यांकन किया गया और अधिकारियों के अनुसार जो CBS से बात कर रहे थे ये रूसी मूल का पाया गया। हालांकि यह वही चीज है जिसका रूस आसानी से इनकार कर सकता है, चाहे ड्रोन फटा हो या नहीं। पुतिन के करीबी तुरंत अपनी सफाई देने लगेंगे, ये हमने नहीं किया। जर्मनी को आतंकवादियों से समस्या होगी, शायद अगर देश रूस विरोधी न होता तो ये सब नहीं हो रहा होता। आंख मारो, इशारा समझो। अरे शायद जर्मनी को यूक्रेन की तरफ देखना चाहिए, हो सकता है ये उन्हीं का काम हो। पुतिन के प्रवक्ताओं के मुंह से कुछ भी निकल सकता है, बस देरी करने और इनकार करने के लिए, भ्रम और बंटवारा पैदा करने के लिए। यही तो रूस के हाइब्रिड युद्ध का असली मकसद है। तो लिप्जिग में जो हुआ वैसा और भी हो सकता है, लेकिन रूस के पास और भी इससे ज्यादा चिंता करने वाले विकल्प है। सीमित घुसपैठ की संभावना अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में उठाई गई है। याद रखिए, पुतिन का मकसद नाटो की प्रतिक्रिया को परखना है। हाइब्रिड युद्ध और साइबर रणनीतियां रूस की योजनाओं का हिस्सा है, लेकिन ये तो पुतिन की कार्रवाइयों का हिस्सा काफी समय से रही हैं। पुतिन असली परीक्षा उसी आर्टिकल 5 के लागू होने में है जिसका हमने पहले जिक्र किया था, और खासकर इसमें कि ईरान के खिलाफ अपनी थकाऊ मुहिम के बाद अमेरिका रूस की बढ़ती कार्रवाई पर कैसे प्रतिक्रिया देगा। ये कहना है हीदर कॉनली का, जो अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट में सीनियर फेलो है। वह वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताती हैं कि सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका कैसे प्रतिक्रिया देगा। रूस का हमेशा से ही लक्ष्य रहा है कि वह नाटो की विश्वसनीयता को चुनौती दे और अमेरिका को उसके सहयोगियों से अलग करे। इस प्रतिक्रिया की सच्ची परीक्षा तब होगी जब किसी नाटो सहयोगी के क्षेत्र में घुसपैठ हो
खासकर अगर वह वही सहयोगी है जिसे ट्रंप प्रशासन मानता है कि उसने अपनी नाटो सदस्यता के तहत पर्याप्त योगदान नहीं दिया है। पोलैंड का नाम लिया गया है, हालांकि कोई भी उस देश पर यह आरोप नहीं लगा सकता कि उसने अपनी नाटो जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है। पोलैंड अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का रक्षा पर किसी भी अन्य नाटो सदस्य यहाँ तक कि अमेरिका से भी अधिक हिस्सा खर्च करता है। 2025 में पोलैंड ने अपनी जीडीपी का 4.48% अपनी सेना में लगाया। अन्य संभावित विकल्प बाल्टिक क्षेत्र में मौजूद हैं। गार्जियन के अनुसार बाल्टिक देशों लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया सभी अपेक्षाकृत छोटे और असुरक्षित हैं। इनमें से किसी एक राज्य में उकसावे की कार्रवाई जैसे कि बिना पहचान वाले सशस्त्र समूहों को कब्जे वाले क्षेत्र में भेजना या यहाँ तक कि नाटो के पूर्वी मोर्चे पर हमला करना संगठन की दृढ़ता की असली परीक्षा होगी। अगर रूस अनुच्छेद 5 की परीक्षा लेने के लिए दृढ़ है तो छोटे पैमाने पर भूमि कब्जा करना सबसे स्पष्ट विकल्प लगता है। और न्यूज़वीक के अनुसार अगर ऐसी परीक्षा अगले कुछ महीनों के भीतर आती है तो उसका समय बिल्कुल सही होगा। परिदृश्य सीधा है, रूस अपने सैनिकों को चाहे वे बिना पहचान के हों या नहीं नाटो के एक सहयोगी देश के क्षेत्र में भेजता है। एस्टोनिया या लातविया सबसे स्पष्ट विकल्प लगते हैं क्योंकि दोनों की सीमाएं रूस से लगती है। वे सैनिक राजधानी पर कूच करने की कोशिश नहीं करते जैसे रूस ने 2022 में यूक्रेन पर हमला करते समय किया था। इसके बजाय वे सीमा पार करते हैं और कब्जा कर लेते हैं, जैसे कि बाल्टिक सेनाओं को उनकी मौजूदगी का जवाब देने के लिए ललकार रहे हो। नाटो के लिए एक दुविधा पैदा होती है। न्यूज़वीक बताता है कि नाटो के कई सदस्य देशों ने अपने रक्षा खर्च को बढ़ाने और अपनी सशस्त्र सेनाओं को मजबूत करने का वादा किया है, लेकिन ये वादे कई वर्षों में पूरे होने वाले हैं। इसका मतलब है कि वे शायद रूस की ऐसी शक्ति प्रदर्शन का आत्मविश्वास के साथ जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। नाटो पर बड़े पैमाने पर हमला अलग बात होगी, तब रूस सिर्फ नाटो को उकसा नहीं रहा होगा, वह उस भालू के चेहरे पर बार बार लात मार रहा होगा जब तक कि वह खुद काटा न जाए। यही व्लादिमीर पुतिन नहीं चाहता। उसे पता है कि यूक्रेन में लड़ाई के दौरान रूस को नाटो की पूरी ताकत का सामना करने में मुश्किल होगी, लेकिन छोटे स्तर की जमीन पर कब्जा अलग बात है। यह अनुच्छेद 5 की परीक्षा लेता है क्योंकि इससे नाटो के सदस्य देशों को खुद से ये सवाल करना पड़ता है कि क्या कुछ वर्ग किलोमीटर सीमा क्षेत्र के लिए वाकई सेनाएं जुटाना जरूरी है। रूस को भी ऐसी कार्रवाई के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात नहीं करना पड़ेगा और यही व्लादिमीर पुतिन को चाहिए क्योंकि उसके बहुत सारे सैनिक अभी भी फंसे हुए हैं। इस स्थिति में रूस को बस जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा छीनना है और फिर देखना है कि नाटो क्या करता है। व्लादिमीर पुतिन की आदर्श दुनिया में नाटो कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, रूस इसे अपनी जीत घोषित कर देगा। असल में उस क्षेत्र का खुद का इतना महत्व नहीं होगा जितना कि उस क्षेत्र की रक्षा करने में असफल रहने का मतलब होगा। देखिए, क्रेमलिन कहेगा यह सामूहिक रक्षा गठबंधन जिसमें आप अपना पैसा लगाते हैं उसने आपकी कोई मदद नहीं की। नाटो की विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, खासकर उन छोटे देशों के बीच जो अपनी सुरक्षा के लिए नाटो का हिस्सा बनने पर निर्भर है। इसके बाद जो प्रचार और गलत सूचना अभियान चलेंगे वे अब तक देखे गए स्तर से कहीं बड़े होंगे और वही विभाजन पैदा करेंगे जिसे पुतिन नाटो में देखना चाहते हैं। शायद यह सब अवास्तविक लगता हो, हालांकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां मूल रूप से यह इशारा करती हैं कि पुतिन को लगता है कि उनके पास अब यूक्रेन पर हमला शुरू करने के बाद से पहले से कहीं ज्यादा विकल्प मौजूद है। रूस के आक्रमण की संभावना चाहे वह छोटे पैमाने पर हो या किसी भी रूप में कभी बहुत दूर की बात मानी जाती थी, अब ऐसा नहीं है। हर गुजरते हफ्ते के साथ पुतिन द्वारा ऐसे कदम की संभावना बढ़ती जा रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का कहना है अगर रूस छोटे पैमाने पर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो उसकी रणनीति होगी कि वह जल्दी से सैनिकों को भेजे और नाटो की संचार व्यवस्था को भ्रमित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां स्थापित करे और हवाई रक्षा प्रणालियां तैनात करे ताकि कोई भी लड़ाकू विमान जो उस क्षेत्र के पास जाने की कोशिश करे उसके लिए हवाई क्षेत्र खतरनाक हो जाए। ये सिर्फ अटकलें नहीं है। जैसा कि न्यूज़वीक ने बताया है, नेटो इस तरह की स्थिति के लिए सक्रिय रूप से योजना बना रहा है और अपने युद्ध अभ्यासों में प्रशिक्षण ले रहा है जिसमें उसकी मित्र राष्ट्रों की त्वरित प्रतिक्रिया कोर शामिल है जो ऐसी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश होने पर सबसे पहले मौके पर पहुंचेगी। दूसरे शब्दों में कहें तो नाटो ऐसी किसी घटना के लिए खुद को तैयार कर रहा है। हालांकि जो युद्ध अभ्यास नाटो कर रहा है वे सभी इस पर आधारित है कि रूस 2030 में बाल्टिक देशों में से किसी एक पर हमला करता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि रूस ने जो भी योजना बनाई है वो शरद ऋतु की शुरुआत में ही आ सकती है। यही समस्या है जिसका सामना नेटो अब कर रहा है। लेकिन रूस क्या करने की कोशिश कर सकता है, इसके अलावा भी कई सवाल बाकी है। इनमें सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आखिर अभी क्यों? पुतिन के मन में ऐसा क्या बदल गया है कि वो न केवल पहले कभी न देखी गई स्तर की उकसावे की कार्रवाई को मंजूरी देने के लिए तैयार है बल्कि ऐसे समय में नाटो की परीक्षा लेने के लिए भी तैयार है जब रूस की सेना अभी भी यूक्रेन में फंसी हुई है। खैर, यूक्रेन में जो हो रहा है वो शायद उन सवालों के जवाब का एक हिस्सा है, लेकिन इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, यह याद दिला दूं कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब बिल्कुल सही समय है बटन दबाने का और नोटिफिकेशन चालू करने का ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न करें। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के बारे में एक बात हम कह सकते हैं कि पुतिन द्वारा नेटो की प्रतिक्रियाओं की परीक्षा लेने की अवधारणा कोई नई बात नहीं है। उकसावे यूरोप के लिए रूस की रणनीति का हिस्सा सालों से रहे हैं और रूस ने पहले ही अपनी गतिविधियां बढ़ाना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक उसने जमीनी सैनिक नहीं उतारे हैं। हमने वीडियो में पहले पोलैंड के खिलाफ एक खतरे का जिक्र किया था। जुलाई की शुरुआत में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पोलैंड को चेतावनी दी थी कि रूस उसकी जमीन पर कुछ योजना बना रहा है, संभवतः देश पर हमला करने की। उस हमले की प्रकृति उस समय अटकलों का विषय थी।
जुलाई के अंत में शायद हमने देख लिया कि रूस ने क्या योजना बनाई थी। 30 जुलाई को एक रूसी मिसाइल पोलैंड की हवाई सीमा में घुस गई। ये उतना असामान्य नहीं है जितना आप सोच सकते हैं। मिसाइलें पहले भी पोलैंड की हवाई सीमा में घुसी है, लेकिन वे वापस यूक्रेन की ओर मुड़ गई थी। लेकिन ये मामला अलग था। मिसाइल को ट्रैक किया गया जब वह पोलैंड और यूक्रेन की सीमा पार कर रही थी और वह बस आगे बढ़ती रही। नाटो और पोलैंड ने अपने हवाई बल को तैनात किया, जिसने मिसाइल का पीछा किया जब तक कि वो आखिरकार एक खेत में गिर नहीं गई, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। बाद की जांच में पता चला कि वो मिसाइल एक रूसी KH-101 क्रूज मिसाइल थी और वो यूक्रेन की सीमा से पोलैंड के अंदर 90 किलोमीटर तक घुस गई थी। हम यहाँ जिस बात पर जोर दे रहे हैं वह विश्वसनीयता से जुड़ी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने चेतावनी दी थी कि पोलैंड के साथ कुछ होने वाला है और फिर पोलैंड के साथ वाकई में कुछ हो गया। पुतिन ने उस धमकी को अंजाम दिया जिसके बारे में अमेरिका ने कहा था कि वो आने वाली है, हालांकि ऐसे तरीके से कि क्रेमलिन अब भी अपनी गलती से इनकार कर सके। क्रेमलिन ये दावा कर सकता है कि मिसाइल यूक्रेन के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के कारण पोलैंड में भटक गई होगी। ये सब एक हादसा था, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं लगता। ये एक परीक्षण था और रूस ऐसे कई परीक्षण कर चुका है क्योंकि वो तनाव बढ़ा रहा है। 101 के पोलैंड के एक खेत में गिरने से कुछ दिन पहले रोमानिया में नाटो बलों ने 3 दिनों में 3 ड्रोन मार गिराए जो सभी नाटो के हवाई क्षेत्र में घुस आए थे। इन सबसे पहले अटलांटिक काउंसिल ने जून में नोट किया था कि रूस नाटो के खिलाफ अपने छद्म युद्ध को तेज कर रहा है, जिसका मकसद यूक्रेन के लिए समर्थन को कमजोर करना है। उस समय के यूके प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को निशाना बनाकर की गई आगजनी की घटनाओं का जिक्र किया गया। साथ ही यूरोपीय देशों में काम कर रहे प्रॉक्सी नेटवर्क्स द्वारा की जा रही तोड़फोड़, संपत्ति की तोड़फोड़ और निगरानी का भी उल्लेख किया गया। तो जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी कहती है कि और भी घटनाएं आ सकती हैं और वो भी जल्द, तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे पास ये सवाल है, आखिर अभी क्यों? ये सिर्फ डराने धमकाने की बात नहीं है। पुतिन को सिर्फ इसी बात की परवाह है और जिन हाइब्रिड हमलों का हमने अभी जिक्र किया वे रूस के लिए काफी होंगे, लेकिन पुतिन इसे और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के पूर्व राजदूत जॉन बोल्टन ने CNN से बात करते हुए सुझाव दिया, इसके पीछे एक कारण यह भी है कि पुतिन को अमेरिका की तरफ कुछ डर महसूस हो सकता है। जॉन बोल्टन कहते हैं, मुझे लगता है कि वह ईरान को लेकर ट्रंप प्रशासन को बहुत ध्यान से देख रहे हैं और जो वह महसूस कर रहे हैं वह है डर। वे आगे जोड़ते हैं, डर यह है कि ट्रंप ऐसी स्थिति में है जहां उनके पास अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल पंप पर गैसोलीन की कीमतों की समस्या का कोई तैयार समाधान नहीं है। बोल्टन यह भी बताते हैं कि मध्यावधि चुनाव बस कुछ ही महीनों दूर है और अमेरिका अभी भी ईरान में उलझा हुआ है। जिस दर की बात हो रही है वह मध्यावधि चुनाव के इतने करीब एक और संघर्ष में प्रवेश करने को लेकर है। अगर रूस ने पतझड़ में हमला किया तो अमेरिका एक दुविधा का सामना करेगा। अगर अनुच्छेद 5 लागू होता है तो ट्रंप को यह डर हो सकता है कि अमेरिका को अपनी नाटो जिम्मेदारी के तहत जो प्रतिक्रिया देनी चाहिए उसे देना, क्योंकि दूसरा युद्ध शुरू करना पड़ेगा, जबकि वह अभी भी उस युद्ध में उलझे है जिसके बारे में उन्होंने वादा किया था कि अब तक खत्म हो जाएगा। यह ट्रंप प्रशासन के लिए राजनीतिक रूप से घातक साबित हो सकता है। अप्रैल में ही ब्लूमबर्ग का कहना था कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के चलते अमेरिका अपने विरोधियों की नजरों में कमजोर नजर आया, खासकर तब जब शुरुआती युद्ध विराम पर सहमति बनी थी। हवाई अभियान की शॉक एंड ऑ रणनीति भले ही प्रभावशाली रही हो, लेकिन यह उस शासन के खिलाफ कोई नतीजा नहीं ला सकी जो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। साथ ही अमेरिका ने ईरान में अपनी मिसाइलों का बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया है और वह शायद ही रूस के साथ फिर से किसी संघर्ष में उतरना चाहेगा, भले ही आर्टिकल 5 लागू हो जाए। पुतिन यह सब देख रहे हैं और शायद वो जानते हैं कि उनके पास गर्म लोहे पर चोट करने का मौका है, जबकि अमेरिका किसी और युद्ध में उलझने के विचार के पक्ष में नहीं है। हालांकि यहाँ कुछ और भी चल रहा है। डर निश्चित रूप से पुतिन की किसी भी योजना में एक भूमिका निभा रहा है। हालांकि रूसी नेता के दिमाग में सिर्फ अमेरिका का दूसरे युद्ध में फंसने का डर ही नहीं है। अगर अमेरिकी खुफिया एजेंसियां सही हैं और पुतिन कुछ ऐसा योजना बना रहे हैं जिसमें जमीन पर कब्जा करना भी शामिल हो सकता है, तो यह भी इस बात का संकेत है कि पुतिन अपने ही लोगों से डरते हैं। वह बुरी तरह से परेशान है क्योंकि उन्होंने रूस से यूक्रेन में आसान जीत का वादा किया था, लेकिन वह उसे पूरा नहीं कर पाए और अब उन्हें अपनी नाकामी से ध्यान हटाने के लिए कुछ चाहिए। इस स्थिति में नाटो एक आसान बहाना बन जाता है, वो बड़ा बुरा भेड़िया जिसे पुतिन उकसाएंगे ताकि वो रूस के सैन्य अभियान को बढ़ाने का औचित्य साबित कर सके। पूर्व अमेरिकी रक्षा सचिव लियोन पनेटा ने CNN को बताया कि यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है वह शायद उनकी नाटो के खिलाफ उकसावे को बढ़ाने की इच्छा को प्रभावित कर रहा है। मुझे लगता है कि पुतिन निराश है क्योंकि वह यूक्रेन की स्थिति से निपटने के लिए कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं। पनेटा कहते हैं, वह आगे जोड़ते हैं, उन्हें काफी झटका लगा है और मुझे लगता है कि वह रूसी आक्रामकता दिखाने के लिए अन्य तरीकों की तलाश कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में पुतिन को एक ऐसा शक्ति प्रदर्शन चाहिए जो दुनिया और अपने लोगों को दिखाए कि रूस अभी भी एक खतरा है। ये शक्ति प्रदर्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि यूक्रेन में रूसी आक्रमण की स्थिति बहुत खराब है। यूक्रेन में वसंत और गर्मियों में बड़े पैमाने पर जमीनी हमला शुरू करने के बावजूद रूस को बहुत ही मामूली सफलता मिली है। असल में अप्रैल और मई दोनों में रूस ने यूक्रेन में अपनी जमीन खोई है।
युद्ध अध्ययन संस्थान ISW के अनुसार यह क्रमशः 116.01 और 281.1 वर्ग किलोमीटर है। रूस जून और जुलाई में फिर से बढ़त हासिल करने में कामयाब रहा। हालांकि इन दोनों महीनों में उसने कुल मिलाकर सिर्फ 70 वर्ग किलोमीटर से भी कम इलाका अपने कब्जे में लिया, ISW की रिपोर्ट के अनुसार। और अगस्त की शुरुआत भी ज्यादा बेहतर नहीं दिख रही है। पुतिन रूस की धीमी प्रगति की भरपाई के लिए यूक्रेन पर हवाई हमलों को बढ़ा रहे हैं और यूक्रेन के बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स की कमी का फायदा उठाकर देश के नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। अगस्त में रात भर हुए एक हमले में 2 और लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। ये रूस के लिए कोई सैन्य जीत नहीं है, लेकिन फिलहाल पुतिन के पास अपने विनाशकारी यूक्रेन अभियान के नाम पर बस यही है। पुतिन की समस्या यह है कि हताशा उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं करती। अमेरिकी खुफिया जानकारी के हालिया खुलासे यही दिखाते हैं। रूस के राष्ट्रपति तब सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं जब वे कोने में धकेल दिए जाते हैं। वे झुकने की बजाय पलटवार करने की ज्यादा संभावना रखते हैं और जब यूक्रेन पर हमला करना काम नहीं करता तो पुतिन दूसरे निशाने तलाशते हैं। उन्हें अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ध्यान बटाने वाले मुद्दे चाहिए, ताकि वे ये न सोचे कि रूस को यूक्रेन में हर महीने 30,000 से ज्यादा हताहतों का सामना करना पड़ रहा है। वह चाहता है कि लोग यूक्रेन के रिफाइनरी हमलों से उठी जलते ईंधन की बदबू और किराने की दुकानों में बढ़ती कीमतों को नजरअंदाज करें। पुतिन को अपनी आक्रामकता के लिए समर्थन चाहिए और नाटो के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई शायद वही तरीका है जिससे उसे यह समर्थन मिल सकता है। पुतिन नेटो को परखना चाहता है, लेकिन अगर नाटो बल प्रयोग से जवाब देता है तो पुतिन को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। इससे उसे युद्ध को और बढ़ाने का वह बहाना मिल जाएगा जिसकी उसे जरूरत है। यही वजह है कि यूक्रेन में चल रहा युद्ध अब यूक्रेनी सीमाओं से बाहर भी फैलने लगा है। पुतिन जुआ खेल रहा है, लेकिन उसे लगता है कि उसके पास दोनों ही हालात में जीतने का मौका है। अगर वह नाटो क्षेत्र पर किसी तरह का हमला करता है और कोई जवाब नहीं मिलता तो पुतिन की साख बढ़ती है। अगर जवाब मिलता है तो पुतिन दुष्प्रचार का इस्तेमाल करके रूसी जनता को यह समझा सकता है कि नाटो आखिरकार वही कर रहा है जिसका उसने दावा किया था और अब रूस को यूक्रेन की सीमाओं से बाहर लड़ने के लिए लामबंद होना पड़ेगा। किसी भी हाल में पुतिन सत्ता में बने रहते हैं। उसकी हताशा और भी ज्यादा तबाही लेकर आती है, लेकिन उसी तबाही में पुतिन को रूस के राष्ट्रपति बने रहने का एक मौका दिख सकता है। और यही वजह है कि नेटो को चिंतित होना चाहिए और अमेरिका की खुफिया जानकारी को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि पुतिन कितने हताश हो चुके हैं और क्यों यूक्रेन समस्या का उनका हल हालात को और बिगाड़ना है, तो आपको असली पुतिन को समझना होगा। हमारे पास आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो है। पुतिन एक ऐसे इंसान है जो अपनी विरासत को लेकर जुनूनी है और हमारा वीडियो बताता है कि कैसे यही चीज न सिर्फ उनकी बर्बादी का कारण बन सकती है, बल्कि उस देश की भी बर्बादी का कारण बन सकती है जिसका वो नेतृत्व करते हैं। और अधिक जानने के लिए वीडियो देखें और पुतिन के तहत रूस के बढ़ते अभियान से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर और वीडियो के लिए मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।